हाय एवरीवन। तो की कंसेप्ट्स बाय अदिति में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कार्डिक साइकिल को देख लिया था कि कार्डिक साइकिल जो है वो क्या चीज़ है, और कार्डिक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड्स का ही क्यों होता है, और सारी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है कार्डिक साइकिल के रिलेटेड वो हमने पिछले लेक्चर में रिवाइज जो है सारी समझ ली थी, राइट। तो इस लेक्चर में आज हम ईसीजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ईसीजी होता क्या है और कैसे हम हार्ट की एक्टिविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ईसीजी जो है, ईसीजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो पहले देखते हैं। ईसीजी होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। डोंट कंफ्यूज विद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, क्योंकि ये जो आप मशीन देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये एक डिवाइस है जिससे हम एक्टिविटी ऑफ हार्ट को मॉनिटर कर सकते हैं, और इस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर ये तुम देख रहे होगे कि इसके साथ में हमने एक और इलेक्ट्रोड बना दी है। इसके साथ साथ 3 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रोड है, ये 3। इसमें से जो 2 है ये तो रिस्ट के अंदर लगती है, रिस्ट के ऊपर, और एक लेफ्ट एंकल पे लगती है, लेफ्ट एंकल पे, ठीक है। तो टोटल जो है डिपेंडिंग अपॉन द हार्ट कंडीशन, या डिपेंडिंग अपॉन कि हार्ट कैसा फंक्शन कर रहा है, तो नॉर्मली 3 इलेक्ट्रोड जो है वो लगती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ईसीजी कुछ इस तरह से दिखता है कि यहाँ पर एक पी वेव होती है, फिर एक डाउन वेव होती है क्यू, और आर अप वेव होती है, एस जो है वो फिर से डाउन जाती है, और एक टी आती है। तो समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि representation of electrical activity of heart is known as ECG. अब सबसे पहले हम ECG को डिस्कस करते हैं। देखो, ECG जो है ना, इसमें एक पॉजिटिव वेव होती है, दैट इज पी वेव। अब मैं पहले बेस लाइन बनाती हूँ। सबसे पहले मान लो ये एक बेस लाइन है, थोड़ा सा स्ट्रेट बनाती हूँ, ये एक बेस लाइन है। अब इस बेस लाइन के ऊपर जो भी गया, ठीक है, ऊपर जो भी गया उसको हम पॉजिटिव वेव मानेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, और फिर इस तरह से खत्म हो जाएगी हमारी वेव। तो इसको हम पी वेव कहते हैं, क्यू आर एस टी। तो इसमें पॉजिटिव वेव्स कौन सी है लिख लेते हैं हम फटाफट। इसमें जो पॉजिटिव वेव, जो भी वेव्स हमारी बेस लाइन से ऊपर जा रही है, कौन कौन सी भाई, पी वेव है, आर है, टी वेव है, वो पॉजिटिव वेव्स है। और जो भी बेस लाइन से नीचे जा रही है वो नेगेटिव वेव होगी। और कौन कौन सी है वो, क्यू एंड एस, नेगेटिव वेव, क्यू एंड एस, ठीक है। अब सबसे पहले हम पी वेव को जानते हैं। डायग्राम देखी चलना। पी वेव जो है ये क्या
हमें बता रहा है इट रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द बोथ द आर्टरिया। तो इसमें हम लिखेंगे इट represents depolarization of both auricles due to SA node। फिर Q R और S ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो यहां पर लिख लेते हैं Q R S वेव, इट रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और टी वेव उसी वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन, यानी कि जब वो दोबारा से रिलैक्स स्टेट में आते हैं। तो ये भी लिख लेते हैं टी वेव which represents the repolarization of ventricles। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ईसीजी जो है ना, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द अबनॉर्मलिटी ऑफ हार्ट, कि हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं। तो ये भी लिख लेते हैं पॉइंट, ECG also tells us if there is abnormality in the activity of heart, in the activity of heart or not। जैसे अगर ऐसे नोड वर्क नहीं कर रही तो ईसीजी में क्या दिखता है? अगर पेसमेकर हार्ट का वर्क कर ही नहीं रहा तो ईसीजी में हमें क्या दिखेगा? तो फर्स्ट कंडीशन लेकर चलते हैं, इफ ऐसे नोड इज नॉन फंक्शनल। तो इसमें पता है क्या कर मिलेगा, क्योंकि यहां पर ऐसे नोड ऑरिकल्स की डीपोलराइजेशन करवाती है। तो इससे क्या होगा कि ये मान लो बेस लाइन है, तो इससे हमें, अरे भाई तो इससे हमें पी वेव नहीं दिखेगी, बिल्कुल भी पी वेव नहीं दिखेगी। क्यू वेव दिखेगी, आर एस दिखेगी, टी वेव एस दिखेगी और टी वेव दिखेगी। लेकिन जो क्यू आर एस वेव है वो भी लेंथ वाइज छोटी हो जाएगी। तो इसमें क्या क्या होगा कि पी वेव नॉट विजिबल, और दूसरी यहां पर क्यू आर एस कोमा नहीं आएगा, क्यू आर एस वेव ऑल्सो गेट शॉर्टन्ड। ठीक है, उसके बाद यहां पर दूसरी कंडीशन भी लेकर चल रहे हैं कि इफ एवी नोड, पीछे हमने ऐसे नोड लिया था, इस बार हम एवी नोड लेकर चल रहे हैं कि इफ एवी नोड गेट्स नॉन फंक्शनल
बाय द वे मैंने ये सारा कुछ शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, कार्डिक साइकिल भी पूरा शॉर्ट नोट्स के अंदर मैंने बनाया हुआ है, आप शॉर्ट्स चेक कर सकते हो मेरी। और दूसरा यहाँ पर मैंने ईसीजी के बारे में भी 1 शॉट के अंदर इन 60 सेकेंड्स डिस्कस किया है। तो एवी नोड गेट्स नॉन फंक्शनल, तो इसमें क्या होगा, मान लो बेसलाइन मैंने यहाँ पे बना दी, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन कि अगर आप देख रहे होगे तो पी वेव अगर आप देखो तो पी वेव तो ये है, ठीक है, लेकिन गलत बन गया वैसे, देखो जरा कंडीशन ये आएगी, मान लो ये बेस लाइन है और इस बेस लाइन पे मान लो ये चीज है, उस रिस्पेक्ट से बना लेते हैं, ठीक है, ये है इस चीज से, और यहां पर पी वेव 3 टाइम्स हो जाएगी, पी पी पी, और यहाँ पे क्यू आर एस। इसका मतलब ये है कि जब वेंट्रिकल जो है वो एक बारी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस टाइम बोथ द ऑरिकल विल बी कॉन्ट्रैक्टेड 3 टाइम्स एट द सेम टाइम। क्योंकि एवी नोड क्या करता है, वेंट्रिकल की तो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अगर एवी नोड ही नॉन फंक्शनल बन गया तो ऐसे नोड तो अपना काम करेगा, वो तो नॉर्मल फंक्शनल करेगा। इसी कारण क्या होगा कि जो ऐसे नोड है वो 3 टाइम्स फंक्शन करेगा, 3 टाइम्स अपनी वेव जनरेट कर जाएगा एज कंपेयर टू एवी नोड, एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ऑरिकल्स कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, 3, और वेंट्रिकल्स कितनी बार ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, सिर्फ एक बारी। तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा 3:1 कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर तीसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पर इसको हम वेंट्रिकुलर जंप भी कहते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल और ऑरिकल दोनों की ही सेम रेशो रहती है 1:1, लेकिन अब यहाँ पर 3 ना होने की बजाय केवल एक ही हो रही है, तो इसको हम वेंट्रिकुलर जंप भी कहते हैं और स्टोक्स एडम सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट स्टोक ने ढूंढा था, स्टोक एडम सिंड्रोम। तो आई होप कि ईसीजी विद इट्स सम ऑफ इट्स अबनॉर्मलिटीज आपको समझ में आई गई होगी कि कैसे हम ईसीजी को डिटेक्ट करते हैं, कैसे ईसीजी को हम पढ़ते हैं और कौन कौन सी इसकी अबनॉर्मलिटी रह सकती है। और भी हो सकती है, जैसे कि मायोकार्डियल इस्चीमा हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है, बट उस चीज़ के अंदर मैं घुस नहीं रही हूँ बिकॉज वो एनसीईआरटी से क्वाइट जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहूँगी। हालांकि ये 2 यहाँ पर केस है और इसको आप अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ईसीजी आपका फुल 1 शॉट में कंप्लीटेड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा।